Hello everybody, I am Dr. Lakshmi Tripathi. I am working as a professor in Agra Public Pharmacy College, Agra. Today I am here to discuss about the chemical properties of fats and oils. Students, in the previous lecture I have delivered upon physical and chemical properties of fats and oils. I have already discussed three previous chemical properties of fats and oils. They were hydrolysis, सैपोनिफिकेशन एंड हाइड्रोजनेशन. सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर में हम अब आगे के केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला केमिकल प्रॉपर्टी है हाइड्रोजेनोलाइसिस. राइट, अगेन जैसा हम करते हैं, वी विल डाइसेक्ट द वर्ड एंड अंडरस्टैंड व्हाट द केमिकल प्रॉपर्टी इज ऑल अबाउट. हाइड्रोजेनोलाइसिस, जस्ट लुक एट द रिएक्शन. ग्लिसराइल ट्राइस्टेरेट, दैट इज ग्लिसरॉल का कॉम्प्लेक्स 3 स्टेरिक एसिड मॉलिक्यूल्स के साथ. ट्राइस्टेरेट है तो 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल क्या है आपका, स्टेरिक एसिड है, इसलिए ग्लिसराइल ट्राइस्टेरेट. राइट, ग्लिसराइल ट्राइस्टेरेट को जब मैं हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाती हूँ, जो आप यहाँ पे कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं वो है कॉपर क्रोमाइड. जो कैटालिस्ट आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो है कॉपर क्रोमाइड CuCr2O4. कॉपर क्रोमाइड के प्रेजेंस में जब आप हाइड्रोजन से एक फैट एंड ऑयल को या ट्राइग्लिसराइड को रिएक्ट करवाते हैं, व्हाट हैपेंस, अगेन ग्लिसरॉल ब्रेक्स, लेकिन इस समय जो फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स थे वो फाइनली रिड्यूस हो जाते हैं किसमें, एल्कोहल्स में. प्रीवियसली आपने क्या देखा, प्रीवियसली आपने ये देखा, देखिए हाइड्रोजेनोलाइसिस अगर मैं वर्ड को डेसेट करती हूं, दैट इज लाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, वहां पर भी हाइड्रोजन था, लेकिन स्टूडेंट्स यू मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस. हाइड्रोजन हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में भी था, हाइड्रोजन का रिएक्शन आप फैट एंड ऑयल के साथ हाइड्रोजेनोलाइसिस में भी कर रहे हैं. व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज हाइड्रोजनेशन करते समय जो कैटालिस्ट आपने यूज किया था, इफ यू कैन रिमेंबर, इज निकल. निकल के प्रेजेंस में जब आप हाइड्रोजन यूज करते हैं तो हाइड्रोजन एड्स टू द डबल बॉन्ड. फर्स्ट डिफरेंस. यहां पर जो कैटालिस्ट आप यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, कॉपर क्रोमाइड. सेकेंड डिफरेंस, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन मैंने जैसे जब डिस्कस किया था तो मैंने आपको क्या कहा, सिर्फ वही ट्राइग्लिसराइड्स देंगे जिनमें सैचुरेटेड लिंकेज है. अगर आप आज इस रिएक्शन एग्जाम्पल को देखें तो यहां पर जो ट्राइग्लिसराइड है वो स्टेरिक एसिड से बना है, और ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि स्टेरिक एसिड क्या है, स्टेरिक एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है. राइट, तो पॉइंट नंबर 1, हाइड्रोजन होने के बावजूद भी यहाँ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो फैटी एसिड मॉलिक्यूल है वो अनसैचुरेटेड नहीं है, सैचुरेटेड है. दूसरी बात, यहाँ पे हाइड्रोजन के प्रेजेंस तो है, लेकिन कैटालिस्ट जो यूज किया जा रहा है वो कॉपर क्रोमाइड है. कॉपर क्रोमाइड के प्रेजेंस में पहला लाइसिस हुई, हाइड्रोलाइसिस हुई. उस लाइसिस को मैंने हाइड्रोजेनोलाइसिस क्यों कहा, क्योंकि ये लाइसिस हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हो रही है, वाटर के प्रेजेंस में नहीं हो रही है, इसलिए मैं इसको हाइड्रोलाइसिस नहीं कह सकती. लाइसिस है लेकिन वो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में. लेकिन लाइसिस होने के बाद एक रिएक्शन और हुआ. क्या हुआ? अगर सिर्फ लाइसिस होती तो ग्लिसरॉल के बाद यहां पर स्टेरिक एसिड रिलीज होता, C17H34COOH. स्टेरिक एसिड यहां पर रिलीज होता, लेकिन यहां पर स्टेरिक एसिड नहीं हुआ. बाय द चेन ऑफ रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी नो दिस वेरी वेल कि एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स and aldehydes and ketones are further reduced to alcohols. इसका मतलब यहां पर जो फैटी एसिड स्टेरिक एसिड था उसका रिडक्शन भी हुआ है. तो अगर मैं इस रिएक्शन को समझती हूं तो ये 2 तरह से हो रहा है. सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड, जो ट्राइग्लिसराइड आपका है उसकी हाइड्रोलिसिस होना, ग्लिसरॉल अलग हो जाना, फैटी एसिड यूनिट अलग हो जाना, और वो फैटी एसिड यूनिट का फिर रिडक्शन हो जाना करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में. तो दिस इज ऑल द रिएक्शन इज अबाउट that upon treatment with hydrogen at high pressures and temperature in the presence of copper chromide,
Glyceride are hydrolyzed to higher aliphatic alcohol. Higher aliphatic alcohol, why? Because यहाँ पर एक लंबी फैटी एसिड चेन है. अब ये COH रिड्यूस हो गया, यहाँ पर तुम्हारा कार्बन C6 कार्बन एक इसमें ऐड हो गया, आपको मिल गया ऑक्टाडेकेनॉल, राइट. तो सीधे फैटी एसिड, जब हाइड्रोलिसिस देखी, जब सैपोनिफिकेशन देखा, हाइड्रोलिसिस में फैटी एसिड रिलीज हुए, सैपोनिफिकेशन में सोडियम सॉल्ट और फैटी एसिड रिलीज हुए, यहां भी फैटी एसिड्स रिलीज हुए थे इन सिचु, सिर्फ ओनली ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रोसेस, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्रोमाइड दे वर finally reduced on to reduction due to the presence of copper chromide. And you should not forget hydrogen, because we know this very well. What is reduction? Reduction is removal of oxygen or addition of hydrogen, right? तो यहाँ पर what the reaction is all about, if I summarize, hydrolysis of triglycerides, glycerol अलग हो जाएगा, फैटी एसिड अलग हो जाएगा, और वो फैटी एसिड फिर आपको अल्टीमेटली अल्कोहल में रिड्यूस होके मिलेंगे. क्या यूज है इसका? सिंथेटिक डिटर्जेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए. एरियल, सर्फ एक्सेल, रिन, ये जो डिटर्जेंट्स आ रहे हैं जिनको आप क्लीनिंग पर्पस के लिए अपने घर में यूज करते हैं, तो उनके लिए आपको लॉन्ग चेन अल्कोहल्स की जरूरत पड़ती है, और लॉन्ग चेन अल्कोहल्स मिलते हैं बाय हाइड्रोजेनोलाइसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स. नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी. द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज halogenation. Earlier you studied hydrogenation. Hydrogenation was addition of hydrogen. तो halogenation क्या हुआ? Halogenation हुआ addition of halogen. Halogen का मतलब क्या है? X. X क्या क्या हो सकता है आपका? ये हो सकता है क्लोरीन, ये हो सकता है ब्रोमीन, ये हो सकता है आयोडीन. अगर आप हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को याद करें तो हमने क्या समझा था कि हाइड्रोजन कहाँ पर ऐड होगा? हाइड्रोजन सिर्फ वहाँ पर ऐड होता है जहाँ पर सैचुरेशन, अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, राइट. अगर सैचुरेशन है, लीनियर सैचुरेटेड फैटी एसिड चेन है, वहाँ हाइड्रोजनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजनेशन इज वेरी सिमिलर टू हैलोजिनेशन. तो यहाँ पर भी वही क्राइटेरिया यूज होता है. हैलोजिनेशन रिएक्शन सिर्फ वो फैटी एसिड्स देंगे या वो ट्राइग्लिसराइड्स देंगे जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड यूनिट प्रेजेंट है. लाइक फॉर एग्जांपल, जस्ट सी दिस रिएक्शन, ग्लिसराइल ट्राइओलिएट. ओलिक एसिड एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है. आप यहां पर देखते हैं तो सिंगल पॉइंट अनसैचुरेशन यहां पर प्रेजेंट है. ओलिक एसिड में सिंगल पॉइंट अनसैचुरेशन प्रेजेंट है. जब इसे अगेन आपने यहाँ पर आयोडीनेशन करने की कोशिश की, I2 के साथ मैंने यहाँ पर रिएक्ट करवाया है, कैटालिस्ट अगेन आपका कॉपर क्रोमाइड है. इसके प्रेजेंस में जैसे हाइड्रोजनेशन हुआ था, यहाँ पर कॉपर क्रोमाइड के प्रेजेंस में आयोडीन अगर है तो, हाइड्रोजन नहीं है, आयोडीन अगर है तो ये हाइड्रोजन की तरह ही यहाँ पर ऐड हो जाता है. अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि पिछले बार तो कॉपर क्रोमाइड का कैटालिस्ट लेके जब हाइड्रोजन करवाया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया तो हाइड्रोजेनोलाइसिस हो गई. तो यहाँ डिफरेंस क्या रहा? पहला डिफरेंस, यहाँ पर कॉपर क्रोमाइड के साथ हाइड्रोजन नहीं है लाइसिस के लिए. और दूसरा डिफरेंस, जो आपने ट्राइग्लिसराइड्स यूज किए हैं वो अनसैचुरेटेड हैं. माइंडेड स्टूडेंट्स, अगर पिछले रिएक्शन में भी आप जो ट्राइग्लिसराइड यूज कर रहे थे वो सैचुरेटेड होने की बजाय अनसैचुरेटेड होते तो वहां पे पहले हाइड्रोजन ऐड होता, उसके बाद सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का लाइसिस होता और वो अल्कोहल्स में रिड्यूस होते. तो यहां पर भी सिमिलर रिएक्शन हुआ है. हैलोजेंस कॉपर क्रोमाइड के प्रेजेंस में ऐड हो जाते हैं. अच्छा, क्योंकि एक डबल बॉन्ड को सैचुरेट करने के लिए आपको 2 मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ता है, तो यू विल यील्ड डाइहैलाइड्स. You will yield dihalides formed at each double bond of oleic acid component, right? तो ओलिक एसिड में जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड पे पर डबल बॉन्ड 2 हैलाइड मॉलिक्यूल्स यील्ड होते हैं. इसलिए आपको क्या मिल जाएगा? इसलिए आपको मिल जाएगा डाइहैलाइड्स ऑफ फैटी एसिड्स, डाइहैलाइड सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स. तो दिस रिएक्शन वाज एडिशन ऑफ हैलोजन on double bond portion of unsaturated triglycerides. Now let us come on to the next chemical property. Next chemical property is drying of oils.
ड्राइंग ऑफ फैट्स नहीं बात है, आप टाइटल को ज़रा ध्यान से पढ़ें, हम सिर्फ ऑयल्स की बात कर रहे हैं, ड्राइंग ऑफ ऑयल्स। ड्राइंग क्या होता है? अगर मैं कह रही हूँ कि कोई क्लॉथ है, मैं उसको रखा है, वो ड्राई हो गया है, तो मतलब उसका वाटर पोर्शन निकल गया है। लेकिन अगर मैं ऑयल के रिस्पेक्ट में ड्राइंग ऑफ ऑयल्स की को समझने की कोशिश करूँ, तो ड्राइंग ऑयल्स हार्डन टू अ टफ सॉलिड फिल्म आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू एयर, आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू एयर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए घर में खाना बनाते समय तेल गिर जाता है स्लैब पे, तो क्या वो सूख जाएगा थोड़ी देर में? पानी गिर जाएगा अगर स्लैब पे, तो अगर आपने उसे पोंछा नहीं तो थोड़ी देर बाद सूख जाएगा। लेकिन मान लीजिए घी गिर जाता है या ऑयल गिर जाता है, तो क्या वो सूख जाएगा थोड़ी देर में? नहीं सूखेगा। थोड़ी देर में नहीं, वो कई दिनों तक नहीं सूखेगा, ऐसा ही बना रहेगा। कारण क्या है? वो ड्राइंग ऑयल्स नहीं है। तो फिर ड्राइंग ऑयल्स क्या हैं? ड्राइंग ऑयल्स वो हैं जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के जब कांटेक्ट में आते हैं तो सॉलिड टफ फिल्म बना लेते हैं। इसलिए जब आप उनको टच करते हैं तो वो आपको स्टिक नहीं करेंगे और आपको ऐसा लगेगा ये सूख गया है, ये ड्राई आउट हो गया। इसलिए उन्हें हम कहते हैं ड्राइंग ऑयल्स। अब अगर मैं केमिकली समझूं कि ड्राइंग में, ठीक हमने समझ लिया फिजिकली कि भाई एक टफ फिल्म बन जाएगी, सॉलिड फिल्म बन जाएगी, हम जब उसे टच करेंगे तो इट विल नॉट स्टिक टू अस, तो ऑयल आपका ड्राई हो गया। लेकिन अगर मैं इसे केमिकली समझने की कोशिश करती हूँ कि केमिकली ऐसा क्या हुआ जो ऑयल ड्राई आउट हो गया, तो केमिकली ऑक्सीडेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। Chemically what happens? An oxidation polymerization reaction takes place. रिएक्शन हम अगली स्लाइड में समझने वाले हैं, जिससे क्या होता है, ये जो टफ फिल्म बन जाती है, जो ड्राई फिल्म बन जाती है और ऑयल ड्राई आउट हो जाता है। This reaction, that is hardening of oil, takes place due to cross linking of or polymerization in presence of oxygen. ड्राइंग ऑयल्स अगर डब्बे में बंद है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं है, तो वो ड्राई आउट नहीं होंगे। लेकिन अगर वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से एक्सपोज्ड हैं तभी ड्राई आउट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक क्रॉस लिंकिंग या पॉलीमराइजेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्रॉस लिंकिंग और पॉलीमराइजेशन उनको ड्राई आउट कर देती है। अब प्रश्न ये उठता है कि सरसों का तेल जो हमारे स्लैब पे गिर गया था वो तो ड्राई आउट नहीं हुआ, या जो घी गिर जाता है, बटर गिर जाती है, वो भी ड्राई आउट नहीं होती। तो ड्राइंग ऑयल्स हैं क्या? ड्राइंग ऑयल्स वो ट्राइग्लिसराइड्स हैं जिसमें हाईली अनसैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स आर प्रेजेंट। देयर शुड बी हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आपकी इंट्रोडक्शन के चैप्टर्स में मैंने आपको डिस्कस किया था, अनसैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड्स भी दो तरह के हो सकते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड, सिंगल पॉइंट अनसैचुरेशन, और पॉली अनसैचुरेटेड, मल्टीपल पॉइंट अनसैचुरेशन। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑयल ड्राई आउट हो, आपका ऑयल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पॉलीमर बना ले, टफ फिल्म बना ले, तो वो सैचुरेटेड नहीं होगा, मोनो अनसैचुरेटेड नहीं होगा। उसको एसेंशियल केमिकल रिक्वायरमेंट उसके लिए, ड्राइंग ऑयल के लिए क्या है? इट शुड बी हाईली हाईली अनसैचुरेटेड फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। इन एडिशन टू दिस, वन मोर रिक्वायरमेंट टेक्स। व्हाट इज दैट? हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के साथ साथ देयर शुड बी मिथाइलिन ग्रुप्स अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन। पॉलीमराइजेशन होने के लिए दो डबल बॉन्ड्स के बीच में एक मिथाइलिन ग्रुप भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब वो सारे ऑयल्स जिनमें केमिकली पॉली अनसैचुरेशंस प्रेजेंट हैं और अनसैचुरेशंस को मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है? CH2। व्हाट इज मिथाइलिन ग्रुप? CH2। मतलब एक डबल बॉन्ड, फिर CH2, फिर एक सिंगल, फिर डबल बॉन्ड। तो इस तरह से अगर दो डबल बॉन्ड्स मिथाइलिन ब्रिज से सेपरेटेड हैं और पॉली अनसैचुरेशंस प्रेजेंट हैं, तो वो ड्राई आउट हो जाएंगे, राइट? अब आप कहेंगे कहाँ मैं ड्राइंग ऑयल को देख सकता हूँ? आपने देखा है कि आपके घर में जब पेंटिंग होती है, स्पेशली जब वुडन आइटम्स पे पेंटिंग हो, दीवारों पे पेंटिंग होगी, लोहे के जंगलों पे, लोहे की दीवारों पे पेंटिंग होगी, गेट्स वगैरह पे पेंटिंग होगी, तो क्या होता है? पहले पेंट जब किया जाता है तो गीला रहता है और धीरे धीरे वो पेंट सूख जाता है।
फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, बहुत ज़्यादा जब सूख जाता है या कई दिन हो जाते हैं तो आप देखते होंगे वो पपड़ी की तरह उतरता है, एक फिल्म उतरती है, राइट। तो वो क्या है? ऑयल जो पेंट्स होते हैं उसमें कलर का जो बेस होता है वो एक ड्राइंग ऑयल होता है, राइट। तो जब वो डब्बे में बंद रहता है तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं होता। जैसे ही उसे सरफेस पे अप्लाई किया जाता है धीरे धीरे वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने लग जाता है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होने लग जाता है और वो सूख जाता है, एक ऊपर लेयर टफ फिल्म। अब आप हाथ घुमा के देखिएगा और केमिकली इमेजिन करिएगा कि इसके अंदर क्या हुआ है, राइट। तो एक टफ फिल्म सी बन जाती है और वो सूख जाता है, आपका जो जिस भी सरफेस पे लगाया गया है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। जब कभी बहुत दिनों बाद वो जो लेयर निकलती है तो वो पपड़ी की तरह फिल्म की तरह निकलती है और वो फिल्म क्या है? वो ड्राइंग पॉलीमराइज्ड ड्राइंग ऑयल है, राइट। तो ड्राइंग ऑयल सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं आपके पेंट्स में। और अगर आप और बढ़िया एफिशिएंसी ऑफ ड्राइंग ऑयल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो पेंट इंडस्ट्री में लेड और कोबाल्ट को एज अ कैटालिस्ट यूज किया जाता है जिससे पेंट्स जल्दी सूख जाए, है ना। कितने जल्दी पेंट सूखेगा? जितने जल्दी उसके अंदर जो ड्राइंग ऑयल प्रेजेंट है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फिल्म बनाएगा। तो इस प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए, फास्ट करने के लिए लेड और कोबाल्ट कैटालिस्ट डाले जाते हैं जिससे जल्दी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो जाएगा और जल्दी वो जो सरफेस है वो ड्राई आउट हो जाएगी, राइट। अब इस पूरे कंसेप्ट को हम एक केमिकल रिएक्शन से समझते हैं। ये एक ट्राइग्लिसराइड है जिसमें मल्टीपल अनसैचुरेशंस प्रेजेंट हैं। मल्टीपल अनसैचुरेशंस के साथ साथ यहां पर एक मिथाइलिन सेपरेशन भी है। दो डबल बॉन्ड्स एक मिथाइलिन लिंक से सेपरेट हुए हैं। जब ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आते हैं तो डबल बॉन्ड्स की शिफ्टिंग होती है और मिथाइलिन ग्रुप से हाइड्रोपरऑक्साइड्स बनते हैं। व्हाट इज OOH, राइट। अगर अकेले होता तो ऑक्साइड होता, OH होता तो हाइड्रोक्साइड होता, लेकिन ये क्या है? ये है हाइड्रोपरऑक्साइड। वाई? बिकॉज इट इज OOH, राइट। तो डबल बॉन्ड शिफ्ट हुए, मिथाइलिन जो था वहां से हाइड्रोपरऑक्साइड्स बने। सभी चेन्स में, सभी ट्राइग्लिसराइड चेन में इसी तरह का रिएक्शन हुआ और डिफरेंट ट्राइग्लिसराइड चेन एक साथ पॉलीमराइज होती चली गई। ऐसे एक और चेन यहाँ पे होगी, इसमें भी O के साथ पॉलीमराइजेशन हो रहा होगा, एक और चेन यहाँ पे होगी, इसमें भी O के साथ इस तरह से पॉलीमराइजेशन हो रहा होगा। तो क्या हुआ? ये पॉलीमर्स बनते चले जाएंगे और एक टफ फिल्म बन जाएगी जो कि हम पेंट्स वगैरह के साथ देख सकते हैं। एक बार फिर से इस रिएक्शन को देखें ध्यान से। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, मोर देन 1 पॉइंट अनसैचुरेशन इज प्रेजेंट। पॉली अनसैचुरेशन के बीच में आपको एक मिथाइलिन ग्रुप भी मिल गया है, इसको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कह रहे हैं, राइट। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के प्रेजेंस में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब वो आता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो व्हाट इज हैपनिंग? डबल बॉन्ड शिफ्टिंग और जो मिथाइलिन लिंकेज था मिथाइलिन लिंकेज से एक हाइड्रोपरऑक्साइड बना। क्यों मैंने इसे हाइड्रोपरऑक्साइड कहा? हाइड्रोक्साइड, OH और ऑक्साइड, तो हाइड्रोपरऑक्साइड। अब इस तरह से हाइड्रोपरऑक्साइड यूनिट जुड़ जाते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप से और जो कि फिर फर्दर इस तरह से ऑक्सीजन ऑक्साइड लिंकेज के थ्रू पॉलीमराइज होते हैं। द फेमस ड्राइंग ऑयल यूज्ड इन पेंट इंडस्ट्री इज लिनसीड ऑयल, राइट। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ड्राइंग ऑयल लिनसीड ऑयल है। यहां पर हम लिनसीड ऑयल का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। अगर आप लिनसीड ऑयल के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो आप क्या देख पा रहे हैं? यहां पे मेनी पॉइंट अनसैचुरेशन इज प्रेजेंट, मेनी पॉइंट अनसैचुरेशन इज प्रेजेंट, दैट इज पॉली अनसैचुरेशन इज प्रेजेंट। एंड इन एडिशन टू दिस, पॉली अनसैचुरेशन इंक्लूड्स सेपरेशन बाय मिथाइलिन ब्रिज। तो यहां जितने भी यूनिट्स हैं वहां पर डबल बॉन्ड शिफ्टिंग होती है, OOH बनता है और डिफरेंट लिनसीड ऑयल के जो, ये तो एक मॉलिक्यूल है ना लिनसीड ऑयल का, डिफरेंट लिनसीड ऑयल के जो यूनिट्स होते हैं वो इस तरह से पॉलीमराइज कर जाते हैं
और सॉलिड फिल्म बन जाती है जो कि पेंट्स को ड्राई आउट होने में हेल्प करती है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द नेक्स्ट द प्रॉपर्टी ऑफ fats and oils, which is known as drying of oils, right? Now we come on to the last chemical property. This is rancidity. Physical properties of fats and oils जब हमने देखा था तो हमने क्या कहा? Fats and oils are usually colorless, odorless, tasteless. What is rancidity? Rancidity is a condition of disagreeable odor and color in fats and oils. Usually जब fat and oil colorless, odorless और tasteless है और अगर उसमें characteristic disagreeable मतलब जिसे हम पसंद नहीं कर रहे हैं, disagreeable odor आ रहा है या कुछ अलग कलर उसके अंदर डेवलप हो गया है, तो वो है rancidification. कहने का मतलब अगर मैं देसी भाषा में बात करूं तो ऑयल या फैट आपका सड़ गया है. ऑयल या फैट का सड़ जाना होता है रैंसिडिफिकेशन, राइट? तो इट इज अ कंडीशन इन विच डिसएग्रीबल ओडर और कलर उसमें प्रोड्यूस हो रहा है. अब व्हाई डज रैंसिडिफिकेशन टेक्स प्लेस? हर चीज सड़ती है भाई, घी तेल भी सड़ेंगे. क्यों सड़े? बिकॉज रैंसिडिफिकेशन occurs due to complete or incomplete oxidation and hydrolysis of fat when they are exposed to air, they are exposed to light, they are exposed to moisture. सबसे बड़ा cause रैंसिडिफिकेशन का घी और तेल में पानी का होना. They are exposed to moisture and they are exposed to some bacterial action. तो जब ऑयल्स को मॉइस्चर, बैक्टीरियल एक्टिविटी, एयर या लाइट से एक्सपोज किया जाता है, तब उनमें कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू उसमें डिसएग्रेबल ओडर, कलर डेवलप हो जाता है. और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रैंसिडिटी, राइट? अब ये आई कहाँ से? मॉइस्चर एक्सपोजर, ऑक्सीजन एक्सपोजर और एयर एक्सपोजर या बैक्टीरियल फॉर्मेशन से ऐसा क्या हुआ जो डिसएग्रेबल ओडर आ गई? लोअर मॉलिक्यूलर वेट फैटी एसिड्स में ट्राइग्लिसराइड हाइड्रोलाइज हुए, राइट? लोअर ट्राइग्लिसराइड बड़ा यूनिट है. हाइड्रोलिसिस हम पढ़ते हुए आ रहे हैं. हाइड्रोलिसिस हमने सैपोनिफिकेशन में भी देखी, हाइड्रोलिसिस हमने लाइपेज के प्रेजेंस में भी देखी, हाइड्रोलिसिस हमने हाइड्रोजेनोलाइसिस में भी देखी. लेकिन अगर एयर, मॉइस्चर या बैक्टीरियल प्रेजेंस के कारण हाइड्रोलिसिस हो रही है और क्या लोअर मॉलिक्यूलर वेट फैटी एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं, देन वो डिसएग्रेबल ओडर, टेस्ट एंड कलर प्रोड्यूस करेंगे, जिसे हम कहेंगे रैंसिडिटी. क्यों डिसएग्रेबल ओडर और टेस्ट प्रोड्यूस होता है? क्योंकि ये जो लोअर मॉलिक्यूलर वेट फैटी एसिड हाइड्रोलिसिस में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनमें वॉलेटाइल, दे आर वॉलेटाइल इन नेचर एंड जनरली ऑफ ऑफेंसिव ओडर, राइट? नाउ रैंसिडिटी मैंने क्या देखा, किन के प्रेजेंस में हो सकती है? वाटर के प्रेजेंस में. इसका मतलब रैंसिडिटी जो है आपकी वो हाइड्रोलिटिक. रैंसिडिटी ऑक्सीजन या एयर के प्रेजेंस में हो सकती है, इसलिए मैं कहूंगी ऑक्सीडेटिव है. और रैंसिडिटी कई बार बैक्टीरियल प्रेजेंस के कारण भी होती है. फफूंद लग जाती है, फंगस भी लग जाती है. माइक्रोबियल ऑरिजिन, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो देन द रैंसिडिटी टाइप इज बैक्टीरियल. So rancidity can be hydrolytic, rancidity can be oxidative, rancidity can be bacterial, right? अगर मैं एक एक को elaborate करूं, for example, hydrolytic rancidity. Due to liberation of fatty acids by hydrolysis of ester linkage. Just see the reaction. Butter का triglyceride है, mind it, butter triglyceride है, solid है, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं. फैटी एसिड यूनिट जो हैं वो सारे क्या हैं? सैचुरेटेड. वाटर का प्रेजेंस था, बटर के अंदर वाटर रह गया, बटर मिल्क आपने अच्छे से आइसोलेट नहीं किया, क्या हुआ? ईस्टर लिंकेज की हाइड्रोलिसिस हो गई, ग्लिसरॉल अलग हो गया और हाइड्रोलाइज होने के बाद ये देखिए, एक फैटी एसिड था C3H7C5, दीज आर लोअर मॉलिक्यूलर वेट फैटी एसिड. तो ये ब्यूटायरिक एसिड और कैप्रोइक एसिड एंड कैप्राइलिक एसिड, जिसमें ब्यूटायरिक एसिड एंड कैप्रोइक एसिड द मोस्ट ऑफेंसिव ओडर, राइट? दे आर ऑफ मोस्ट ऑफेंसिव ओडर. तो क्योंकि हाइड्रोलिसिस के कारण लोअर मॉलिक्यूलर वेट फैटी एसिड्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं जिनकी ऑफेंसिव ओडर है,
तो देन व्हाट हैपेंस, ये क्या है आपके रैंसिडिटी प्रोड्यूस करेंगे, राइट। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रैंसिडिटी। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेटिव। एज द नेम सजेस्ट, ऑक्सीडेटिव क्यों? क्योंकि ये जो रैंसिडिफिकेशन है ये एयर के एक्सपोजर में हो रहा है, ऑक्सीजन के एक्सपोजर में हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग, डिग्रेडेशन बाय ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर फैट एंड ऑयल को ठीक से स्टोर नहीं किया गया है, कंटिन्यूअस एक्सपोजर उसमें हो रहा है सनलाइट का और एयर का, तो अगेन इट विल ब्रेक, वही काम होगा, हाइड्रोलिसिस होगी लोअर मॉलिक्यूलर वेट फैटी एसिड्स में। लेकिन यहाँ इस बार वाटर का प्रेजेंस हो भी सकता है, वाटर का प्रेजेंस नहीं भी हो सकता है, राइट। तो क्योंकि सनलाइट और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये हो रहा है हाइड्रोलिसिस, ये क्या हो जाएगा, रैंसिडिटी। ईस्टर लिंकेज आर हाइड्रोलाइज्ड टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, राइट। Double bonds of unsaturated fatty acids can be cleaved to by free radical reactions involving molecular oxygen. हाइड्रोलिसिस भी हुई और फ्री रेडिकल रिएक्शन से जो फैटी एसिड हाइड्रोलाइज हुए थे वो लोअर मॉलिक्यूलर वेट फैटी एसिड्स में बदल गए, जिनकी बहुत ही खराब ऑर्डर थी। और खराब ऑर्डर क्यों है? क्योंकि वो बहुत वॉलेटाइल है और अच्छी स्मेल भी नहीं है। वॉलेटाइल होने के कारण वो आसानी से स्मेल किए जा सकते हैं। ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी आप यूजुअली कहाँ पर देखते हैं? आप यूजुअली देखते हैं अनसैचुरेटेड मीट में। मीट में जो फैट कंपोनेंट प्रेजेंट होता है वो जनरली अगर प्रॉपरली स्टोर ना किया जाए तो ऑक्सीजन और सनलाइट की प्रेजेंस में वो हाइड्रोलाइज हो जाता है। सिमिलरली आप जैसे हमने हाइड्रोलिटिक रैंसिडिटी देखा था, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिखता है मिल्क फैट्स में। जैसे आप घी में इसे देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा हाइड्रोलिटिक रैंसिडिटी आप बटर में देखेंगे। जब बटर आइसोलेशन के समय बटर मिल्क आसानी से या अच्छी तरह से या पूरी तरह से आइसोलेट नहीं किया है, घी बनाते समय उससे पानी अलग नहीं किया गया है, तब आप ऑब्जर्व करेंगे कि हाइड्रोलिटिक रैंसिडिटी हो रही है। जबकि ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कहाँ देखने में आता है? जो मीट का अनसैचुरेटेड पोर्शन है, जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं मीट में जो प्रेजेंस है, वो अगर प्रॉपरली स्टोर न किए जाएं तो सनलाइट और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में धीरे धीरे ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं। डिसएग्रेबल ओडर, टेस्ट एंड कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं मीट सड़ गया। नाउ द लास्ट, दिस इज द केमिकल रिएक्शन। इन दिस यू कैन सी कि एक्टिव ऑक्सीजन का यहाँ पे प्रेजेंस है, जिसके कारण जो मीट में फैट्स हैं उनकी लाइसिस हो गई, ट्राइग्लिसराइड की लाइसिस हो गई, और ऑक्सीजन के कारण ये परऑक्साइड्स हो गए जो कि फर्दर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड मेनी लोअर मॉलिक्यूलर वेट एल्कोहल्स या हाइड्रोजन्स में कन्वर्ट हो गए। और इस तरह की रैंसिडिटी को रोकने के लिए आप कुछ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज भी करते हैं, वो है एस्कॉर्बिक एसिड, दैट इज विटामिन सी, एंड टोकोफेरोल। जो पैक्ड मीट्स आती हैं, जो पैक्ड फैट्स आते हैं, उसमें सम अदर एंटीऑक्सीडेंट्स आर आल्सो यूज्ड लाइक ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, TBQH, प्रोपाइल गैलेट एंड इथॉक्सिक्विन, राइट। तो ये एंटीऑक्सीडेंट हैं, ये क्या करते हैं? ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये जो ऑक्सीडेटिव केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसके प्रेजेंस में उसको होने नहीं देते हैं, राइट। अब अगर इसी तरह की केमिकल रिएक्शन माइक्रोबियल प्रेजेंस के कारण हो रही है, भाई आप देख रहे थे ना, बैक्टीरियल एंजाइम्स कई सारी सिंथेसाइज करते हैं बैक्टीरिया। हम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जब हमने कोलोन में देखा कि लाइपेज के प्रेजेंस में ट्राइग्लिसराइड हाइड्रोलाइज हो गए लोअर फैटी एसिड यूनिट में। तो सिमिलरली बैक्टीरिया के प्रेजेंस में भी मेनी डिग्रेडेटिव एंजाइम्स आर रिलीज बाय बैक्टीरिया, तो वो उनकी हाइड्रोलिसिस करके उसे लोअर मॉलिक्यूलर वेट फैटी एसिड्स, लोअर मॉलिक्यूलर वेट एल्कोहल्स, सम एल्डिहाइड, सम कीटोन्स, इनमें ब्रेक कर देते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ रैंसिडिटी इज माइक्रोबियल। सो वॉट एवर बी द केस, माइक्रोबियल हो रैंसिडिटी, ऑक्सीडेटिव हो रैंसिडिटी या हाइड्रोलिटिक हो, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स सो दैट उनका एयर, सनलाइट, वाटर और बैक्टीरियल माइक्रोब्स का जो एक्सपोजर है वो ना हो, और appropriate use of antioxidants increases the life of your fat and oil, shelf life of your fat and oil. So this was all about the chemical properties of fats and oils. Hope you must have understand it very well. Thank you.